राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की बजाय गांधी बनना पसंद करेंगे। वो देश को नवी चेतना, संविधान को बचाने की चेतना के पीछे लगेंगे। सत्ता के वो भोगी नहीं है गांधी परिवार। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और हम मौजूद हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय में। और हमारे साथ में मौजूद है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी। सर, जैसा कि अभी चुनाव 6 चरण के खत्म हो चुके हैं और अंतिम 1 तारीख को चुनाव है, सारे चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं। ऐसे में आपने इसके पहले भी बहुत सारे चुनाव पूर्व अनुमान बताए, वो भी स्टिक बैठी थी, चाहे वो कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव हो या अनेक चुनाव हो। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल बहुत ही सारे मुंबई के 6 उम्मीदवारों के साथ नज़र आया, और आप वर्षा गायकवाड़ जी हो या मुंबई के दूसरे उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन के, एक साथ आप इतना काम कैसे कर सके? देखिए, ये तो एक लगन है और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति प्रेम है। और बस मन में ठान लिया, पिछले 10 सालों से जो कुछ होता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा देश कगार में जा रहा है, मेरे देश को कुछ लोग नोच रहे हैं। तो देश को बचाने का मैंने मेरा कर्तव्य समझा, इसलिए मेरी पूरी सेवा दल की टीम को लेकर के मैं कूद गया रण के अंदर, और जितना मेरे सेवा दल से बन पड़ा, अधिकांश हम लोगों ने ताकत लगाई उत्तर मध्य में। और मेरी जो जिला अध्यक्ष थे वो अपने अपने जिलाओं में अपनी टीम लेकर के काम करते रहे, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया, एक यशस्वी प्रयत्न किया है। अब उसका रिजल्ट तो 4 तारीख को पता लगेगा। जैसा कि आपने पूरे मुंबई में काम किया, आपने अभी बताया बहुत बेहतरीन काम किया, उसके साथ साथ में अभी जो मुंबई का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में बताइए, और काम का जो आपका अनुभव है वो लोगों को शेयर करिए, ताकि आपके कार्यों को देखते हुए और भी लोग उत्साह में काम कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुंबई के वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। मैं मुंबई की 6 सीटों पे भ्रमण कर रहा था, मेरी टीम लगी हुई थी, और जो मैंने एक माहौल देखा, एक अंडर करंट, एक लोगों के अंदर रोष। मैंने कई लोगों से पूछा जो मतदान करके आ रहे थे, खास करके मैंने महिलाओं से पूछा, और मुझे जो उनके उत्तर मिले, मैं मेरी धर्मपत्नी का ही बताता हूं। मैं चाहे कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, मगर मैंने मेरे घर के लोगों को कभी प्रेशर नहीं किया कि आप कांग्रेस को वोट करो। आप सभी जानते हैं कि मेरी धर्मपत्नी कैंसर से पीड़ित थी, उसके ऑपरेशन वगैरह हुए, इतनी बीमार थी, वो 3 दिन से रोज मुझे फोन कर रही थी, मुझे मेरा वोट करना है, वोट करना है, वोट करना है, मुझे लेकर के चलिए, क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी के घर पर थी। मैंने उनको वहां से लिया, तो रास्ते में मैंने पूछा उनसे, भाई तुम मेरा मुंह देख करके हर टाइम कांग्रेस को वोट करती हो, मगर मैंने तो तुमको आज़ादी दी है, तुम जिसको चाहो उसको मतदान करो। उनके मुख से भी आया, उसने कहा मैंने 3 प्रमुख कारण हैं, जिन प्रमुख कारणों से मैंने सोचा कि इस बार मतदान का प्रयोग करना चाहिए। पहला कारण उन्होंने बताया कि जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया वो बहुत शर्मसार है, और हम महिलाएं अगर आगे बढ़कर के मणिपुर की महिलाओं के लिए उन लोगों को शिक्षा नहीं करेंगे तो धिक्कार है हम। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि दिल्ली की
हरियाणा की बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे उनसे पता लगा कि वो साक्षी वगैरह सब रेलवे कर्मचारी हैं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी रेलवे में अधिकारी रह चुकी है। तो कहने लगी वो हमारी रेलवे की साथियां थी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, वो कंटिन्यू किया। इतना ही नहीं, आने वाले चुनाव में उनकी जगह में उनके पुत्र को टिकट दे दिया। तो क्या डम्मी कैंडिडेट से संसद चलेगी? इसलिए मैंने मन बना लिया कि मुझे बीजेपी के खिलाफ मतदान करना है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि मेरे घर में काम करने वाली जो बाई आती है वो हमेशा दुखड़ा रोती है, बोलती है ओ माई साहेब आम्हाला 5 किलो अनाज फुकट तर देतात, पण 1100चे सिलेंडर वर ते शिजवायला लागता, तेल मिलत नहीं, हे मिलत नहीं। तो बोलती हूँ मेरे मन को बहुत पसीज जाता था, तो मैं हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे देती थी। मगर मेरे दिल में आया कि ये मौका है, ये मौका चूकना नहीं, इस बार मोदी के खिलाफ मतदान करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बीजेपी के खिलाफ मतदान करना है कि मोदी के खिलाफ? बोले जो मतदान करना है मोदी के खिलाफ, क्योंकि इस बार मोदी विलियन है। बीजेपी वोट मांग रही है कि आपको बटन दबाना है कैंडिडेट देख के नहीं, मोदी का मुख देख के। तो इसलिए मोदी का मुख देखते हुए मैं कांग्रेस का बटन दबाऊंगी, ताकि मोदी जैसे लोग फिर देश की सत्ता पे काबिज ना हो। ये चीजों ने मुझे झंकोड़ लिया, यही बातें और बहुत सी महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ हुई। एक वृद्ध महिला, उन्होंने मुझे कहा कि मोदी, वो मराठी में कोई एक शब्द यूज किया, आग लगाने वाला, जिसको हिंदी में नारद मुनी बोलते हैं, आग लगाने वाला। बोली त्यांनी पक्ष फोडले, त्यांनी लोकांचे घर सुद्धा फोडले, त्याला कोणी भेटलं नाही का गरज होती अजित दादाची बायकोला सुप्रिया सुलेचे विरुद्ध उभा करायला? म्हणून आम्ही मोदीवर चिडलोय। तो पक्षही तोडतोय, राजकारणात लोकांचे घरही तोडतोय, लोकांचे संबंध तोडतोय, हिंदू मुस्लिम करतोय तो वेगळा। ये जो लोगों से सुनने में मिला, कुछ युवाओं को पूछा तो युवा बोलते हैं हमारा तो भविष्य खराब हो रहा है। मोदी 74 इयर्स के हो गए हैं और 5 साल का एक एक्सटेंशन मांग रहे हैं, और हमको 24 साल में रिटायर कर रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। ये जो अंडर करंट चल रहा था, और ये लोगों की जो बातें सुनी, और बहुत सी बातें हैं, अगर बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बंबई पे इंडिया अलायंस सिक्सर मारने जा रही है, 6 की 6 सीटें जीतने जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एक सीट है जिसपे काफी संघर्ष है, उत्तर की सीट, जहां भूषण पाटिल और पीयूष गोयल का मुकाबला है, मगर वो सीट भी अटकी हुई है। पीयूष गोयल को आसान नहीं होगा। 5 लाख से वो पिछली बार गोपाल शेट्टी ने सीट जीती थी। गैप बड़ा होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है, परंतु फील्ड बता रहा था जिस प्रकार लोगों ने घरों से निकल करके मतदान किया है, मेरा तो अनुमान ये है कि बंबई में 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जैसा कि ये पहला चुनाव है जहां पर ज्यादा पार्टी के लोग उम्मीदवार नहीं है, एक तरफा नजर आ रहा है कि पक्ष और विपक्ष, मतलब इंडिया गठबंधन और महायुति, ऐसा पूरा महाराष्ट्र में एक तरफ शरद पवार की जो है असली पार्टी और लोग बताने वाले नकली पार्टी, मतलब चाचा भतीजे, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे साहब और शिंदे साहब, ये लड़ाई, उसके बीच में कांग्रेस। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता का क्या माहौल रहा, कांग्रेस पार्टी का, और आपका क्या अनुमान रहा, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने मुंबई के साथ साथ थाना के पट्टे में भी गया हूँ, अमरनाथ साइड गया हूँ, और चुनाव के बाद मैं मेरे सैलून वाले के पास बाल कटाने गया था। उसका नाम सूरज है, जबकि वो नेपाल से ताल्लुकात रखता है।
उसके स्टाफ से वहाँ पर जो बाल और कटाने आए थे, अन्य ग्राहकों से भी मेरी बात हुई। सबका यही कहना था कि उदय ठाकरे के लिए उनको बहुत सिंपैथी है। जिस बाल ठाकरे ने खून पसीना करके महाराष्ट्र के अंदर 50-54 साल घोर तपस्या करके संगठन को खड़ा किया, ऑटो रिक्शा वाले को भी इतना बड़ा दर्जा दिया, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान दिया, और बाल ठाकरे जी के पास लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन नतमस्तक हुआ करते थे, माथा टेका करते थे। और बीजेपी को महाराष्ट्र में अगर किसी ने बढ़ाया था तो वो शिवसेना ने बढ़ाया था। मगर ये मोदी रूपी राक्षस ने शिवसेना को भी तोड़ दिया। अरे बाल ठाकरे जी की अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके साथ धोखा कर दिया, उनके बेटे के साथ धोखा कर दिया। वो जो सहानुभूति थी, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वोट हो, मशाल का बटन दबाए और बीजेपी का सुपड़ा साफ करे। ये मैंने चीज देखी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, पहले चरण के चुनाव के अंदर गडकरी जी की सीट फंसी हुई है। दावे से नहीं बोल सकते कि वो जीतेंगे। और जो कोकण में नारायण राणे, उनकी भी सीट फंसी हुई है। वो तो 101% हार रहे हैं। राउत जी वहां से जीतेंगे। ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं रही, ये लड़ाई जनता वर्सेस मोदी हो गई। शुरुआत में जनवरी के महीने में यूं लग रहा था ये वन साइडेड गेम होगी, काफी लोग हताश थे। परंतु जैसे जैसे मतदान नजदीक आता गया, जो छुपा हुआ रोष था, जो छुपा हुआ क्रोध था, वो सारा बाहर आ गया। और जो महाराष्ट्र का ओवरऑल मैंने जो ट्रेंड देखा है, उस ट्रेंड के अनुसार मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का एनडीए गठबंधन 18 सीट से ज्यादा सीट मारेगा। 30+ इंडिया गठबंधन को आएंगी। 30 तो श्योर है, ऊपर कितनी प्लस होती हैं वो देखना है। और जितनी प्लस होंगी इतनी यहां से घटेंगी। 28 सीट पे बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, और उन 28 सीटों में से 14 सीटों पे बीजेपी हार रही है। बीजेपी 14 सीटों से ऊपर नहीं लेगी, एक आध सीट घट भी सकती है। जैसे गडकरी की सीट अटकी हुई है, पीयूष गोयल का तो मैंने पहले ही कर दिया, सीट अटका हुआ है। अगर ये सीटें भी निगेटिव हो गई तो बीजेपी 13-12 पे अटकेगी। शिंदे को बदक का अंडा मिलने वाला है, उसका पुत्र भी जीतने की कोई संभावना नहीं है। और अजीत दादा तो वैसे ही क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, सेल्फ फिट हो चुके हैं। तो ले दे करके महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बीजेपी की ताकत शिवसेना से थी, अब जिससे उसकी ताकत थी उसी को तोड़ दिया। जिनके भरोसे जो वसाखी लेके, जो कुबड़ी लेकर के बीजेपी वैतरणी पार करना चाहती थी, ताप्ती नदी पार करना चाहती थी, वो दोनों बैसाखियां उसके गले का फंदा बन गई। अजीत दादा और शिंदे, जिनको वो कुबड़ी समझ के वैतरणी पार करना चाहते थे, वो उनके गले पे एक लायबिलिटी बन गई और वो बीजेपी को ले डूबे हैं। 4 तारीख दूर नहीं, जीवन के मैंने 45 साल राजनीति में दिए हैं और कितने चुनाव मैंने देखे हैं, और मेरा भी अनुभव कहता है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जैसा कि आप सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ आप अनेक प्रदेश में, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो,
राष्ट्रीय लेवल पे आपने वहाँ पर जाकर उम्मीदवारों के लिए काम किया, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? और इसी के साथ लगकर एक दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में बार बार कह रहे हैं कि 5 जुलाई को माँ बहनों के अकाउंट में ठकाठक 8,500 रुपये आना शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने 20 तारीख को यहाँ वोटिंग समाप्त हुई बम्बई में। 21 तारीख को राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि देने के बाद मैं तुरंत फ्लाइट द्वारा दिल्ली पहुँच गया और वहाँ जाकर के मैं अग्रवाल जी के चांदनी चौक के चुनाव प्रचार में जुटा। वहाँ पर मैंने देखा एक तरफा चुनाव। दूसरे दिन कन्हैया कुमार जी के चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ पर भी मैंने देखा कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। दिल्ली का माहौल ऐसा बन गया था कि दिल्ली में अगर 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन ले लेता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परंतु लोगों के मुंह में एक बात भी थी, वो बात ये थी कि वोट में कहीं चोरी ना हो, डाका ना हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में लगा हुआ था। मैं उसके बाद हरियाणा सिरसा में गया था, वहां पर तो कांग्रेस की आंधी थी। शैलजा कुमारी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, मुझे लगता है शायद इंडिया का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगी। सबसे हाईएस्ट वोटों से वो सिरसा से जीत रही हैं। हरियाणा में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस 8 से 9 सीट जीत रही है और 1 सीट आप जीत रही है जो कांग्रेस से अलायंस किया हुआ है। बीजेपी को यहाँ पर भी बहुत बड़ा खामजाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ है। मुझे पंजाब जाने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ में और अंबाला में मैंने जो सुना और देखा, जो जनता की प्रक्रियाएं देखी, रूपनगर से जो मुझे प्रक्रियाएं मिली, बीजेपी को पंजाब के अंदर लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी अपनी पंजाब की सब सीटें हार रही है और चंडीगढ़ की सीट भी हार रही है। मनोज तिवारी जी प्रचंड बहुमत से चंडीगढ़ से जीतेंगे। तो पंजाब में सुपड़ा साफ, हिमाचल के अंदर भी 3 सीट तो कांग्रेस निकालेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। नोएडा से सट कर के ही बाजू में यूपी का चुनाव हो रहा था। पूर्वांचल जो है वो पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा और जमीन पे जो आपने खटाखट की बात की, उसको सुनकर के महिलाओं ने लंबी लंबी कतार लगाई और फटाफट हाथ और साइकिल का बटन दबा करके इंडिया गठबंधन को बनाया है। मैं आपको बता दूं, अमेठी से स्मृति ईरानी बुरी तरह हार रही हैं। रायबरेली से राहुल गांधी प्रचंड बहुमतों से जीत रहे हैं। 4 तारीख दूर नहीं है। सुल्तानपुर, पीलीभीत, घोसी, इलाहाबाद, फूलपुर, मुझे और वहां के सीटों के नामों की जानकारी नहीं है। जो मैंने सुना ये सब गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी मुश्किल में 40 से 45 सीट में यूपी में सिमट जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। ये मैं आपको खातरी से दावे से बोल सकता हूं। निस्बत ईवीएम्स में कोई सेटिंग ना हो, मुझे लगता नहीं, मैं उन सेटिंग में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने जमीनी स्तर पे देखा यूपी में जातिवाद पे चुनाव होता है। मायावती नाम का कोई फैक्टर नहीं है। जो पिछड़ी जाति वाले हैं, जो मायावती जी के साथ थे,
उनका ये कहना था 5 किलो राशन लेके 1100 के सिलेंडर पे पकाया जाए। उनका ये कहना था, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तो बोल दिया है कि मैं 10 किलो राशन दूंगा, और राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि घर की बड़ी एक महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपया सालाना 8,500 रुपये महीना आएगा, तो ये भरपाई वहां से हो जाएगी। जो युवा थे उनमें बहुत आक्रोश था। फूलपुर में एक सभा थी राहुल गांधी जी की और अखिलेश जी की। आप तो जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, कि उनकी सेफ्टी के लिए एक डी बना होता है। उस डी के अंदर कोई नहीं आता। वो ग्राउंड की कैपेसिटी थी लगभग 1 लाख की, मगर वहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। और इतना प्यार, इतना उत्साह राहुल गांधी के प्रति था, लोगों ने डी तोड़ दी और वो सारे के सारे मंच तक पहुंच गए। सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाई। योगी की पूरी सिक्योरिटी फेल हो गई और वो माइक की वायर टूट गई और राहुल के गले लग रहे थे। एक एक जना उनके गले लग रहा था। राहुल जी ने भाषण भी नहीं किया, अखिलेश जी ने भाषण भी नहीं किया, मगर ये संदेश गया कि राहुल जी गरीबों को गले से लगाते हैं, राहुल जी महिलाओं को सांत्वना देते हैं, मोदी सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ जाता है। ये जो भावना यूपी में लगी है, चाहे वो कुर्मी हो, तेली हो, राजभर हो, मल्ला हो, ये सारी छोटी छोटी जातियां लामबंद हो गई हैं। और राहुल गांधी के कारण ये समाजवादी और कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गई है। और मुस्लिम्स तो ऑलरेडी है ही है। यादव मुस्लिम का जो समीकरण है वो बहुत जबरदस्त है। और ओवैसी ने इस बार कोई भी उम्मीदवार यूपी में उतारा नहीं है। तो ये 1-to-1 डायरेक्ट फाइट है। जहां जहां 1-to-1 डायरेक्ट फाइट है, वहां वहां गठबंधन प्रचंड बहुमतों से जीत रहा है। ये तो मैंने आपको यूपी का पोजीशन बताया। अब आते हैं हम राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में ऑलरेडी बीजेपी सैचुरेशन पोजीशन में है। सैचुरेशन मतलब कि 100 में से 100 सीटें उनके पास है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में 25, गुजरात 26 में 26। तो ये तो बढ़ेंगी तो नहीं ना। अगर सारी भी सीटें दे दी जाएं तो जो यूपी से 20-25 सीट का घाटा हो रहा है, महाराष्ट्र से 20 सीट का घाटा हो रहा है, बगल से हरियाणा से 10 सीट का घाटा हो रहा है, दिल्ली से 7 सीट का घाटा हो रहा है, हिमाचल से 3 सीट का घाटा हो रहा है, पंजाब से 2 सीट का घाटा हो रहा है, चंडीगढ़ से 1 सीट का घाटा हो रहा है, जम्मू कश्मीर से 2 सीट का घाटा हो रहा है, बिहार में भी 15 सीटों का इनको कम से कम घाटा होने जा रहा है। जो ये बीजेपी की खुद की 105 से 110 सीटें घट रही हैं, उसकी भरपाई कहां से होगी? ये तो सबको पता है। दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। लोगों का कहना है दक्षिण में कुछ भरपाई होगी। दक्षिण के अंदर अगर आप विश्लेषण देखेंगे पिछले चुनाव का, इवन पुलवामा वाले अटैक का भी अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी की जो वोटिंग परसेंटेज रही है मैक्सिमम 5% के ऊपर नहीं रही है। अगर वो कितना भी जोर लगा लें, कितना भी मैनेज कर लें, तो 5% को 10% पे ले जाएंगे, 11 पे ले जाएंगे, 12 पे या 15 पे, मगर उससे सीट तो नहीं आएगी। तो 0/0 तमिलनाडु में होने वाला है, 0/0 तेलंगाना में होने वाला है, 0/0 आंध्रा में होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू 1-8 सीट निकाल सकते हैं, मगर वो चुनाव के बाद मोदी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका बैर जगन्नाथ रेड्डी से है। अगर जगन्नाथ रेड्डी
जाएगा मोदी को सपोर्ट करने, तो वो जाएंगे नहीं। तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। केरला में पूरा सुपड़ा साफ है, 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है, 2 मुस्लिम लीग को और 18 कांग्रेस को। अब आ जाए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बोलते हैं जी इस बार 30 मिलेंगी, ये मिलेंगी। मैं आपको दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें घटेंगी। अगर 8 सीटों पे बीजेपी सिमट जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर भी 10 से 12 सीट आएंगी, 6 से 8 सीट बीजेपी की पश्चिम बंगाल में भी घटेंगी। अगर इन सब चीज़ों को मैं देखूं और करूं तो बीजेपी की खुद की व्यक्तिगत संख्या 170, 175 तक आके अटक जाती है और एनडीए की संख्या को पकड़ के 220, 230, 240 के बीच में अटक जाते हैं, पार नहीं होते। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, राज तिलक की तैयारी करो। हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं, आप लोग को लगता होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरा अनुमान है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की बजाय गांधी बनना पसंद करेंगे। वो देश को नवी चेतना, संविधान को बचाने की चेतना के पीछे लगेंगे। सत्ता के वो भोगी नहीं है गांधी परिवार, जिनके परिवार ने शहादत दी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की माता जी शहीद हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, इंदिरा जी के बेटे शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुई। वो तो परिवार शहादत के लिए जन्म लिया है, सैक्रिफाइस के लिया। तो जहां तक मेरा अनुमान है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे, वो गांधी बनना पसंद करेंगे। 21वीं सदी का गांधी राहुल गांधी, राहुल गांधी।